दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंकिता की आत्मा तो बहुत पहले ही हमें छोड़ के चली गई थी और आज उसका शरीर भी हमें छोड़ के चला गया और पूरे उत्तराखंड को भावुक करके चला गया। आज हर किसी की संवेदनाएं अंकिता से जुड़ी हुई थी। हर कोई उसे अपनी बहन के रूप में, अपनी एक बेटी के रूप में देख रहा था और एक बहुत बड़ा संदेश भी हमको देके गया कि जो हमने अपनी सरकारें चुनी है, जिन मंत्रियों को हमने चुना है, जिन विधायकों को चुना है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी का पाठ भी हमें पढ़ा के चला गया। ये बहुत बड़ा सबक भी था हमारे लिए कि कितने सुरक्षित हैं हम, कितने सुरक्षित है हमारा उत्तराखंड और हमारी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान बहुत अच्छा लगता है दिखने में, बैनर पोस्टरों पे, भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पे जब हम इसको देखते हैं तो शायद हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। एक अंकिता पूरे उत्तराखंड का लोगों का हृदय चकनाचूर करके चले गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ना जाने और कितनी अंकिता पूरे उत्तराखंड में थी जिनके मुद्दे हम नहीं उठा पाए या जिनकी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पाई। ना जाने कितनी अंकिता रही होंगी। अभी आपने विकास नगर का केस देखा था, विकास नगर में कितनी बुरी तरीके से मारा था। इसके अलावा तमाम ऐसे केस पहाड़ों में आते रहते हैं जहां बहू बेटियां ना जाने कहां गुम हो जाती हैं, कितने दहेज हत्याएं उनके साथ हो जाती हैं, रातों रात सबको जला दिया जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ना जाने कितनी अंकिता पहाड़ की इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई। तो इस अंकिता ने हमें एक संदेश भी दिया है। हालांकि अंकिता चली गई लेकिन इसका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम सबको इससे एक सीख भी लेनी चाहिए कि अंकिता बहुत भावुक करके चली गई, सबकी संवेदनाएं जगा के चली गई। बिल्कुल एसपी जखमोला लिखते हैं सोशल मीडिया ना होता तो बेटी गायब हो गई होती। बिल्कुल सवाल हम पर भी उठता है जो हमने सिस्टम किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूं, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं और देखते हैं कि सिस्टम, हमें ऐसा लगता है कि सिस्टम शायद इस तरीके से काम करता है और हम इसके एक पार्ट बन गए। हमें लगता है कि इस तरीके से काम चल गया, लेकिन एक स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, सिस्टम इस तरीके से काम नहीं चलता है, नहीं करता है। आखिर जब हम सब ने मिल के आवाज़ उठाई तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने। हालांकि हम अंकिता को नहीं बचा पाए लेकिन उसका परिणाम आज सबके सामने है। आज जो दोषी हैं वो पकड़े गए, देर सवेर जब सबने आवाज़ उठाई वो पकड़े गए। जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी निलंबित हो गए। लेकिन अंकिता बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ के चले गई। सवाल यही उठता है कि जो एक इंसाफ की हम लोग बातें करते हैं कि क्या अंकिता को वो अब इंसाफ मिल पाएगा, और वो तो हमारे बीच रही नहीं। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके जो परिवार हैं उन्हें वो दुख झेलने की हिम्मत दे, क्योंकि हम और आप लोग, दुख है हमें, लेकिन जितना दुख उनके आस पड़ोसियों को होगा, जितना उनके माँ को दुख होगा, जितने उनके पिताजी को दुख होगा, शायद हम उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसने अपनी 19 साल की एक यंग लड़की को खोया है, हम शायद उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दुखी हम सब हैं। इस सिस्टम से हम लोग दुखी हैं कि सिस्टम ने आखिर ये होने क्यों दिया, आखिर इतनी हिम्मत उन लोगों के अंदर आई कैसे, कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनके अंदर इतनी हिम्मत भरी, और कौन वो लोग थे जो बचाने की उनको कोशिश कर रहे थे। ये तमाम सवाल जो है आज अंकिता हम सब के लिए छोड़ के चली गई। और कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में भी सवाल उठे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी ये थी कि अंकिता मिल जाए, अंकिता नहीं तो अंकिता की बॉडी मिल जाए। तो इसलिए हमने सोशल मीडिया पे अभियान शुरू किया था लगातार, क्योंकि 30 जब 18, 19, 20 को मेरे को ये पता चला था ये बातें कि अंकिता अब कहीं मिसिंग है, तो हमने भी लगातार इस पे, उसके बाद लगातार हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे सवाल उठाए। और जो सवाल आज के समय में अंकिता छोड़ के चली गई है, उस सवालों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो पटवारी उस दिन जब गए थे, उसके जो अंकिता जब मिसिंग हुई थी, जो पुष्प है जिसका दोस्त है,
उन्होंने पटवारी से भी सवाल किया, भाई आप अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं, और पटवारी छुट्टी पे क्यों चला गया। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, जो पटवारी था उस दिन, पटवारी छुट्टी पे क्यों चला गया। और जो हमें इनपुट मिले हैं, हमें इनपुट ये मिले हैं कि पटवारी उनके घर उठता बैठता था, उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, जो हमें इनपुट मिले हैं। हालांकि साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन कई लोगों ने हमें बताया है वर्बली फ़ोन करके कि पटवारी जो है वो उनके अच्छे संबंध थे, उस दिन छुट्टी पे चला गया। सबसे पहला सवाल यही उठता है, ये तो एक जांच का विषय है, अगर पटवारी के साथ उसका अच्छा संबंध था, पटवारी का इसमें हाथ था कुछ, क्योंकि इसे शुरुआत में आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे जैसे कितनी आत्महत्याएं का केस इस तरीके से दब जाता है, जो मर्डर होते हैं, और आत्महत्या इसको बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन है उन्होंने गिरफ्तारी क्यों जल्दी नहीं करी। आखिर इसकी 5वें दिन गिरफ्तारी हुई है, जब तमाम संगठन, तमाम सोशल मीडिया पे लोग विरोध करने लगे, तब जाके इसकी गिरफ्तारी हुई। कौन वो लोग थे जो गिरफ्तारी करने से इनको रोक रहे थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी जा रही थी। और लास्ट टाइम पे मुझे लगता है कि समझौता करने की भी कोशिश की गई। जब हमने आपको दिखाया था कि उसके पिताजी जब आए थे, और उसके पिताजी चुपके से आए थे और पुलिस के साथ बैठ के वो जब चाय पी रहे थे, जब हमने उनको पकड़ा, उनसे सवाल पूछे, तो सवाल ये उठता है कि भाई वो इतनी रात को आए और पुलिस के साथ बैठ के वो चाय पी रहे हैं, तो क्या गुफ्तगू उनकी हो रही थी? क्या इस मामले को उस समय तक दबाने की कोशिश की जा रही थी कि चलिए जो हो गया सो हो गया, आप इसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? ये तमाम सवाल हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अभियुक्त जो था वो पुलिस कस्टडी के बजाय उसे जुडिशली कस्टडी में भेजने का निर्णय जो था वो किस स्तर तक या किस स्तर में लिया गया। पुलिस कस्टडी में उसे रखते स्टार्टिंग में, लेकिन उसे जुडिशली कस्टडी में भेज दिया गया। ये किसकी साजिशें थी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके अलावा जो शव है उसको खोजने में इतना विलंब क्यों हुआ? आखिर उसी समय जिस समय रिपोर्ट हुई थी, उसी समय शव को क्यों नहीं खोजा गया? क्योंकि रिपोर्ट 2 दिन बाद इसकी करा दी गई थी, तो तुरंत सबको क्यों नहीं भेजा गया? सबसे पहली प्राथमिकता तो अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो उसको ढूंढना होता है, तमाम सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार करते, इसका ढूंढने पे लगता है सबसे पहले प्राथमिकता होती, जो हमारी खुद की प्राथमिकता थी। लेकिन पुलिस जब पटवारी के पास था ये केस, तो बड़ा देर इसको लगाई। तो मन में शंका उठती है कि क्या उस समय तक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि टाइम उनको मिल गया था, सीसीटीवी फुटेज वहाँ से गायब थी, 3 महीने से सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। उन्होंने बहाना बनाया कि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर चल रहा था, कोई रजिस्टर्ड नहीं था वहाँ पर, जो एंट्री रजिस्टर्ड होता है। तो क्या साक्ष्य मिटाने की तब तक कोशिश की जा रही थी? और कोशिश की जा रही थी तो कौन लोग उसमें शामिल थे वो भी आने चाहिए, तभी असल में अंकिता की जो आत्मा है उसे शांति मिल पाई। जब तक एक एक लोग इसमें पकड़ में ना आए। इसके अलावा एक मन में संशय ये भी उठता है कि उस रात, जिस रात जो अभियुक्त थे, जो आरोपी इसमें थे, वो गिरफ्तार हुए, उसी रात बुलडोजर क्यों चलाया गया? हालांकि एडिशनल एसपी का इसमें बयान आ गया है कि हमने फॉरेंसिक टीम वहां पर भेज दी थी, हम लोगों ने वहां के सैंपल हमने ले लिए थे, वीडियो हमने बना ली थी, लेकिन वो एक सबूत की जगह थी जहां पर वो लड़की गायब हुई थी, उसका शव भी मिल चुका था। तो इतनी जल्दी क्या थी कि आपने वहां पर रात को बुलडोजर चला दिया? अगर वो अवैध संपत्ति थी, अवैध तो कभी भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन इतनी जल्दी उसका तोड़े जाने का क्या मतलब था? और जो मेरे पास अपडेट आई कि प्रशासन को इस बारे में नहीं पता था, और जब प्रशासन को इस बारे में नहीं पता था तो वो तोड़ा किसने, कौन वो लोग थे? ये सवाल भी मन में संशय पैदा करता है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। इसके अलावा अभी तक जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है सबकी। ये होना चाहिए कि जो उसके पिताजी थे विनोद आर्या, उन्होंने किस किस वीआईपी से बात करी इस दौरान, जब से ये घटना हुई 18 तारीख के बाद, तमाम वो कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। जो विपुल है उसने किस किस लोगों से बात करी, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। आखिर इनके संबंध कहाँ कहाँ तक हैं, किन किन लोगों तक संबंध हैं इन लोगों के? तो क्या अगर सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें नहीं चलता, हम और आप लोग मिलकर ये सब पूरी एक मुहिम नहीं उठाते, तो क्या ये अपराधी बच जाते?
मन में ये सुन के ही डर लगता है कि आखिर आज जो हुआ, चलिए पुलिस कस्टडी में है, अगर नहीं होता तो क्या होता? तो क्या ये अपराधी बच जाते? मान लीजिए अगर हमें ये सब चीज़ें पता नहीं चलती, हम आप तक नहीं पहुंचा पाते और आपका प्रेशर नहीं पड़ पाता, तो क्या ये अपराधी बच जाते? तो ये सवाल बार बार मन में आता है। उसके अलावा पुलिस ने जो अभी तक अभियुक्त को पुलिस रिमांड में नहीं लिया है, तो ये तमाम सवाल हैं जो मन में आते हैं। जो अंकिता ये हत्याकांड जो ये केस है, जब से हम लोग ने इससे जुड़े हैं, तो ये तमाम प्रकार के सवाल हैं जो हमारे मन में बार बार आते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई। और आज भी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। जो प्राथमिक रिपोर्ट थी पहली, वो बरबली दी गई। जो लोग, जब ये बॉडी मिली थी, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बॉडी के जबड़े तक टूटे हुए थे, उसके दांत तक टूटे हुए थे। जो उस समय वास्तव में वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो गवाह मौजूद थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया इस चीज़ों के बारे में। जब उन्होंने बॉडी देखी करीब से तो कहा था कि उसके जबड़े पूरे टूटे हुए थे, उसके दांत पूरे टूटे हुए। इसका मतलब उसके साथ मार पिटाई हुई हो। तो मार पिटाई के बाद हो सकता है उसके साथ रेप भी हुआ हो। भगवान करे ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन एक कल्पना हम लोग कर सकते हैं जिस प्रकार की चीज़ें सामने पे आई हैं। क्या उसका रेप करने के बाद उसको मारा गया हो, उसको उसके बाद पानी में फेंक दिया गया हो जब उसने विरोध किया हो? अब सोचिएगा, उस 19 साल की बेचारी युवती जिसके जबड़े तक तोड़ दिए उन लोगों ने, उसके साथ मार पिटाई करी, क्या उस समय बीती होगी? इसकी कल्पना करते ही रूह हमारी कांप जाती। क्या उस पे बीती होगी उस समय? और हमारी सरकार को मुझे लगता है कि इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलाना चाहिए लगातार। और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जल्दी से जल्दी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर इसमें कुछ है तो बताना चाहिए पब्लिक को कि इसमें आखिर क्या है, ताकि एक हमारे दिमाग में शांति मिले कि चलो अब ये हो चुका है। वरना तरह तरह के सवाल दिमाग में घूमते हैं, एक कल्पना हमारे दिमाग में चलती है कि उस बेटी के साथ आखिर क्या हुआ होगा। और तमाम मैं ये देख रहा था कि करीबन 8 या 9 लोगों ने शपथ ली थी कैबिनेट मंत्री, और उनमें से शायद इक्के दुक्के ने आज इसका बयान आया होगा इसके ऊपर। इतनी बड़ी घटना जो पूरे नेशनल न्यूज़ आज बन चुकी है। खुद जो हमारी बाल विकास जो मंत्री है रेखा आर्या, उसने कल इसमें ट्वीट किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, जो खुद एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण पोस्ट पर बैठी हुई हैं, एक बयान तक उसका नहीं आया। तमाम जितने भी मंत्री हैं, एक बयान इस पे तक नहीं आया। क्यों आप एक पार्टी विशेष के होके रह गए? ये दुख होता है हमें। और आज जो अंकिता के साथ ये हुआ है, शायद इसी का ही परिणाम है, क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता में हमने बैठाया है। और ऐसे लोग जब सत्ता में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को राज्य मंत्री बनाते हैं। विनोद आर्य जैसे, जिसका भाई था अंकित आर्य जैसे। तो तब हमें इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती। तो तमाम ये सिस्टम के जो हम एक पार्ट बन गए हैं, इस तरीके से हम लोगों ने, क्योंकि ये सब चीज़ें एक कड़ी से दूसरी कड़ी पर जुड़ी हुई। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी दोष है, जो हम लोग समय रहते इस प्रकार की आवाज़ें नहीं उठा पाते। हालांकि ये एक ताज़ा उदाहरण है कि जब जनता का आक्रोश होता है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। आपने देखा होगा जो अभी यमकेश्वर की विधायक हैं, उनके साथ भी उनकी गाड़ी तक फोड़ दी थी, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत था कि आखिर आप वहाँ की विधायक हैं और आप अब आ रही हैं इतने टाइम बाद। और कोई भी मुझे वहाँ पर ना बीजेपी का कोई मंत्री नज़र नहीं आया। तो इस बात से बड़ा दुख होता है कि आप एक पार्टी विशेष के बनकर क्यों रह गए, क्योंकि वो बेटी न किसी कांग्रेस की थी, न किसी यूकेडी की थी, न किसी अन्य दल की थी। वो एक उत्तराखंड की भोली भाली लड़की थी। और अगर गलत हुआ है तो आपको बताना चाहिए, आपको खुल के जनता के सामने आना चाहिए कि हम इस बेटी के साथ खड़े, ताकि जो लोग उनके विरोध कर रहे हैं उनको एक ताकत मिल पाए कि चलो अब जो ये लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े। तो ये तमाम चीज़ें सुनकर दुख भी बड़ा होता है। आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग भी बताइएगा। आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार। अब मनोज रावत लिखते हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अंकिता का कातिलों को क्यों बचाया जा रहा है। मेरा भी वही सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है,
नो डाउट, लेकिन शुरुआत में काम क्यों नहीं हुआ, ये सिस्टम ने शुरुआत में काम क्यों नहीं किया और अभी तक वो लोग आराम से क्यों केवल निलंबित होना, एक कार्रवाई करना है क्या बस खाली। जो तमाम सवाल मैंने अभी बताए हैं आप लोगों को कि पटवारी की छुट्टी पर जाना, पटवारियों के उनके साथ संबंध होना, प्रशासन का गिरफ्तारी में इतना समय लेना, उसके बाप को बैठाकर, जो आरोपी है उसके बाप को बैठाकर चाय पिलवाना, जुडिशरी कस्टडी में ना लेना, पुलिस कस्टडी में ना लेना, जुडिशरी कस्टडी में उसको दे देना तुरंत, और सबको खोजने में इतना लेट लतीफ़ होना। तो तमाम ये सवाल हैं जो जहन में घूमते हैं और कहीं ना कहीं एक शंका मन में उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चंद्रमोहन रावत लिखते हैं कि आपका विजय भाई, आपकी वजह से आज ये हो पाया है, आपको धन्यवाद चंद्रमोहन रावत जी। मेरे ख्याल से हम सबका एक नैतिक जिम्मेदारी है, अपना काम हमें बेस्ट तरीके से करना चाहिए। और मुझे लगा कि जब हमारे पास कोई मामला आया था तो इसको लगातार उठाना चाहिए, एक बार उठा के छोड़ नहीं देना चाहिए, लगातार इसको उठाना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि लोगों तक असली बात पता चले, इसलिए हमने लगातार इसको उठाया। और पौड़ी हम लोग गए थे, पौड़ी में जाकर हम लोगों ने उठाया इस मामले को। तो आंसू भाई भी हमारे साथ थे। अवधेश कुमार लिखते हैं कि धन सिंह क्यों नहीं आए, विधायक हैं वहाँ के। बिल्कुल यही तो हमारी नाकामी है। शायद अभी जो वो ऐप बनाई थी ना उन लोगों ने, बारिश कम करने वाली, उसमें शायद व्यस्त होंगे। आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नितेश नेगी लिखते हैं थैंक्स विजय भाई, आपका मुद्दे ने उठाने के लिए शायद ये दब ही जाता। धन्यवाद नितेश नेगी भाई। अंकित विश लिखते हैं कि जब प्रशासन ने रिपोर्ट तोड़ने के आदेश नहीं दिए तो भाजपा विधायक के कहने पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। क्या रेणु बिष्ट पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सब पर होनी चाहिए, जो जो इसमें शामिल हैं सब पर एफआईआर होनी चाहिए। सब सलाखों के पीछे ये जाने चाहिए, तभी जाके हमारा सिस्टम शायद थोड़ा बहुत ठीक हो पाएगा। शोभन सिंह बिष्ट लिखते हैं रात के 3 बजे बुलडोजर चलाना कहाँ तक ठीक है। राकेश झानी जी लिखते हैं नहीं मिल पाएगा, आप कितना जोर लगा दो। राकेश झानी जी, मैं बहुत पॉजिटिव सोच का हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं भी उस समय सोचता कि यार ये अब लड़की शायद नहीं मिल पाएगी, या आप लोग सोचते कि छोड़ो यार सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होगा, सोशल मीडिया पर कमेंट लिखने से क्या होगा, शेयर करने से क्या होगा, तो शायद कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हमें पॉजिटिव भी रहना होगा। मंजू रावत लिखते हैं कि अंकिता भी तो एक लड़की है, तो कैसे लड़की थी। बहादुर मेहरा लिखते हैं पीएम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी इन्होंने। बहादुर मेहरा जी, इसकी पूरी जो वीडियोग्राफी हुई है पीएम रिपोर्ट के साथ, इतनी आसानी से छेड़छाड़ नहीं होगी। और ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप इसकी गंभीरता को आप समझिएगा, इसकी संवेदनशीलता को आप समझिएगा। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे नहीं लगता है कि पीएम रिपोर्ट के साथ अब कोई छेड़छाड़ कर सकता है। रणवीर भंडारी लिखते हैं भाई जी कैसे दिला पड़ता है, दिख रहे हैं ना आरोपियों को फांसी होगी नहीं, आपको क्या लगता है? विक्रम कैठाल जी लिखते हैं सारे वीआईपी लोगों को कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ा एक जो वीआईपीओ का जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि वो चैट मैंने आपको दिखाई थी, जो व्हाट्सएप चैट थी, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ वीआईपी गेस्ट आएंगे, आपको एक्स्ट्रा सर्विस इसमें करनी पड़ेगी। तो वीआईपी गेस्ट कौन है? अब जब इनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी तो हो सकता है ऐसे ये वीआईपीओ के नाम भी सामने आए। हो सकता है जो अंकिता मर्डर का असली वजह ये वीआईपी रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहे हैं। पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी, उसे कह रहे हैं कि आप वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। खुद ही में ही एक लज्जा महसूस होती है हम लोगों को कि ऐसा कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों की, और ये हकीकत में उसके साथ हुआ है। तो ये वीआईपी कौन है, ये वीआईपी गेस्ट का क्या पूरा माजरा है, कौन वो वीआईपी है, तो पुलिस को वो हकीकत भी सामने लानी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। हमें लग रहा है कि अब अंकिता का जो शव है वो जला दिया गया है, हमें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी जो वीआईपी हैं, वीआईपी कौन है, हमें इन्हें ढूंढना है। ये वीआईपी कौन है, क्या इनकी वजह से अंकिता की जान गई? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमालयन लड़का लेता है धन सिंह रावत मुर्दाबाद। विजेंद्र राणा जी हमें देख रहे हैं। रेखा कापरे, पुलकित आर्या की कॉल डिटेल निकाली जाए। बिल्कुल, मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ कि पुलकित आर्या की कॉल रिकॉर्ड जरूर निकालनी चाहिए, कॉल डिटेल जरूर निकालनी चाहिए। देवी प्रसाद लिखते हैं कि पटवारी को बर्खास्त कर उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ठाकुर रावत लिखते हैं सत्ता का नशा है। राकेश जानी लिखते हैं कि मिली भगत है दोस्त। मनोज रावत लिखते हैं कि रावत जी, अंकिता बहन के साथ एक और अन्याय किया है शासन और प्रशासन ने। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता, इसने के लिए भी आप आवाज उठाइए, हिंदू धर्म का अपमान है। ज्योत्सना सिंह लिखते हैं कि सर क्या ये केस बनकर रह जाएगा या अंकिता को इंसाफ मिलेगा?
बहन हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा इंसाफ मिले, क्योंकि हम लोग शुरुआत से लगे हुए हैं, और मैं क्या मतलब पूरा उत्तराखंड इस समय चाहता है कि अंकिता को वास्तव में इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इसमें राजनीति बहुत हो रही है, मैं देख रहा था कि कई राजनीति लोग वहाँ पर जा रहे थे, वो कांग्रेस को गरिया रहे हैं, कोई भाजपा को गरिया रहे हैं, कोई अन्य दलों को गरिया रहे हैं। तो ये राजनीति करने का उचित समय नहीं है, मैं मानता हूँ, खासकर इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें राजनीति ना की जाए तो ये शायद सबसे बेटर होगा। धर्म रावत लिखते हैं कि धन सिंह रावत मुर्दाबाद। रेखा कापड़े जी लिखती हैं। कैनिन जी नेगी लिखते हैं कि जांच होनी चाहिए, उसके कॉल डिटेल निकालो। उमेश तिवारी लिखते हैं अपराधियों को फांसी की सजा दो, अभी के अभी फांसी की सजा हो जानी चाहिए, अपराधी तो पकड़ा ही गया, अपराधी को फांसी होनी चाहिए। मंजू रावत लिखते हैं कि अगर अंकिता को जस्टिस नहीं मिला तो आपके बेटी बन शिकार होगी। आपकी बेटी पता नहीं कुछ लिख रहे हैं, शायद पढ़ा नहीं, साफ नहीं लिखा इन्होंने। मुनेंद्र डंगवाल लिखते हैं कि आपका काम बहुत ही तारीफ योग्य था। धन्यवाद मुनेंद्र डंगवाल जी आपका। दौलत राम लिखते हैं कि भाई आप लोग आज श्रीनगर नहीं गए, क्या बात है। श्रीनगर हम किसी कारणवश नहीं जा पाए, लेकिन हमने लगातार श्रीनगर की रिपोर्टिंग हमने की है। हो सकता हर जगह हम नहीं जा सकते हैं, हमारे भी सीमित संसाधन होते हैं, आपको पता ही है, सीमित संसाधनों में हम लोग काम करते हैं, तो हर जगह हम लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए शायद वहाँ नहीं आप जा पाए, लेकिन हमने पूरी अपडेट वहाँ से करी। अरविंद मोहन लिखते हैं कि आप लोगों ने गैर पहाड़ियों का उत्तराखंड में क्या काम है। आशीष जुयाल लिखते हैं जो देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में हुआ उस पर कुछ करो सर। देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल की मुझे खबर मिली थी, मेरी उनके जो HOD हैं उनसे भी बात हुई थी जो देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल की, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कुछ मेडिकल कंडीशन थी उनकी जो वहाँ पर चीरा लगाना उनका पड़ गया। अब पूरी हकीकत क्या है ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि पूरा का पूरा क्या है। इस खबर पे भी हमारी नज़र बनी हुई है। अंकित बिश लिखते हैं कि VIP है जो उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनका पूरा गैंग पकड़ा जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, एक जो अयासी का अड्डा इस प्रकार के रिजोर्ट बने हुए हैं, ना जाने कितनी अंकिता ऐसे रिजोर्टों में शिकार होती। तो ऐसे अयासियों के अड्डे, ऐसे VIP लोग, इनके भी नाम सार्वजनिक होने चाहिए। सागट सिंह रोथान लिखते हैं कि जो खास गेस्ट है उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। अवेश कुमार जी लिखते हैं कि धन सिंह श्रीनगर ने विधायक हैं। मंजू रावत लिखते हैं कि अंकिता तो अगर इंसाफ नहीं मिले तो सारा उत्तराखंड मर जाएगा, वो हम सबके बहन बेटी है। शिव जी लिखते हैं VIP कौन थे ये, इनको ढूंढ निकालो। सोहन नेगी लिखते हैं विजय भाई पटवारी को भी जो उस दौरान इन सभी दोषियों पर लगी है वही धारा पटवारी के ऊपर भी लगनी चाहिए। सबके, अब मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, पटवारी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि पटवारी आखिर उसकी भूमिका क्या है। उसकी भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है, तो उसकी भी जांच इसमें होनी चाहिए कि आखिर पटवारी के कारण इतना डिले हुआ, क्या इसको आत्महत्या बनाने की शुरुआत में कोशिश की गई थी। तो ये सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। विवेक पांडे लिखते हैं कि उत्तराखंड में कलमवीरों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए, सबसे घटिया सरकार उत्तराखंड की। मंजू रावत लिखते हैं कि अंकिता मेरी बहन, तेरा भाई तेरे साथ है। गौरव मुंगई लिखते हैं कि फांसी होनी चाहिए दोषियों को। बिल्कुल, सारे के सारे फांसी की मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा जो उसमें संविधान में हमारी लिखी गई है वो कड़ी से कड़ी सज़ा उन दोषियों को जरूर मिलनी चाहिए। अगर वो जितने भी दोषी अभी तक ये पकड़े गए हैं, जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं। ST डोभाल लिखते हैं साहब जो लोग बाहर के लोग आकर अपराध कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाइए। लोगों के उदाहरण उत्तराखंड को बसाना सबसे बड़ी भूल है। सविता जी लिखते हैं कि सारे रिजोर्ट की जांच करनी चाहिए। अविनाश कुमार लिखते हैं कि हट भी बंद होने चाहिए, देहरादून में बच्चे बेचे बिगड़ रहे हैं। हेमंत जगूरी लिखते हैं पहाड़ का पानी उत्तराखंड की जवानी का क्या हुआ ये हसन होना चाहिए। रणवीर जी लिखते हैं कि भाई जी VIP गेस्ट का खुलासा होना चाहिए। राहुल परमार जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। हिमालयन लड़का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखाई दे रहा है, कैसे बेटी पढ़ी कैसे बच रही है। बिल्कुल ये सवाल आपने सही लिखा है। बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक आह्वान ये शुरू इन्होंने किया है, लेकिन ये खाली हमें अखबारों में देखने को मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े शब्दों में बोलने के लिए अच्छा है जब हम भाषण देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को क्या हाल हो रहे हैं ये तो सब आपको पता ही है। कितनी प्रसव पीड़ा से बेटियां मर रही हैं पहाड़ों में, कितनी
बेटियां दहेज के कारण मर रही हैं, कितनी बेटियां को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें कर रही हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। आरती पवार जी कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट किसको चाहिए था, सफ़ेद पोशों को निकाल बाहर करो। सोनू जी कहते हैं सर आप सबके सब करप्ट हैं, इसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। ठाकुर गौरव लिखते हैं कि परवरिश डिजिटल परिवार की धनराशि से पहले लड़की को न्याय मिलना परिवार को धनराशि से पहले लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जो कि फांसी हुआ, अन्यथा केस में कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा। नहीं, शांत नहीं होने देना हमने केस। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक अपील है मेरी भी उनसे कि शांति केस नहीं होने देना है जब तक पूरा जस्टिस उस बहन को नहीं मिल पाए। नवनीत को लिखते हैं कि फर्स्टली नेताओं की बिलीफ ना करो, ऋषिकेश और हरिद्वार के अय्यासी का अड्डा बना चुकी है। सुमिता राठौर जी के बहुत दुखद निशब्द हैसियत की सारी दे पार कर दी, हैवानियत लिखना चाहती थी सर, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हर्ष जबरा लिखते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस रात किसके लिए वे एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बना रहा था, कौन वहां रुका था या रुकने के लिए आ रहा था। जगत सिंह बोरा लिखते हैं दोषियों को फांसी हो। बहादुर मेहरा लिखते हैं भू कानून लागू होना चाहिए, तभी जाके बाहरी लोगों पर लगाम लगेगी। कैलाश कुपरेत जी लिखते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून बहुत होना जरूरी है। लोकेश शर्मा लिखते हैं कि सर 302 लग गई है, पुलिस ने रेप केस नहीं चार्ज किया, क्या ये केस को कमजोर नहीं करेगा? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर साबित होगा कि उसके साथ रेप हुआ है तो तब जाके मुझे लगता है कि पुलिस इसमें एक्स्ट्रा जो धाराएं हैं वो उसमें जोड़ेगी। आंसू गुसाई लिखते हैं कि बहुत दुख है, देवभूमि के अंदर ऐसे कांड देखने को मिल रहे हैं। अनिल दत्त तिवारी लिखते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे पहले प्रियंका भी इसी रिजोर्ट से गायब हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नालदीप जी लिखते हैं कि भू कानून होना चाहिए। कुसुम जोशी जी लिखते हैं विजय भाई अपने उत्तराखंड की जनता को जगाया है, बहुत बहुत साधुवाद भाई। कुसुम जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बड़ी दीदी हैं, ऋषिकेश से आती है। आप भी बहुत अच्छा काम करती हैं दीदी, और लगातार जब आप कमेंट करती हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन इससे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी आपका भी। सुशील बड़ोन लिखते हैं वी वांट जस्टिस फॉर अंकिता। भूपी चौहान जी लिखते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए था अपराधियों का। मंजू रावत लिखते हैं कि मत मांगो गवर्नमेंट से। बड़ोनी जी लिखते हैं कि कोई भी बीजेपी का नेता अंकिता भंडारी के समर्थन में उतरे मैदान में, जनता के साथ तो छोड़ो किसी नेताओं ने बीजेपी का अंकिता के समर्थन के लिए भी बयान नहीं आया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाला बात है कि बीजेपी के नेताओं के बयान इसमें नहीं आए। आखिर क्यों नहीं आए, ये बहुत विजय पांडे जी लिखते हैं कि विजय रावत जी आप संघर्ष कीजिए इस मुद्दे पर, हम आपके साथ हैं, जहां तक चाहेंगे वहां तक आपके साथ देंगे। धन्यवाद विवेक पांडे जी। बसंती देवी लिखते हैं कि वंत्रा रिजॉर्ट का विजिटर रजिस्टर भी सार्वजनिक किया जाए ताकि मालूम हो जाए कि कौन कौन लोग आते हैं रिजॉर्ट में। राजेंद्र सिंह लिखते हैं मीडिया विजय भाई आप जैसे मीडिया नहीं होते तो इस मामले ने पटवारी के हाथ में दब जाना था, आपके सहयोग से बेटी का पता लग पाया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। और मुझे लगता है कि जितने भी उत्तराखंड से प्यार करते हैं, जिन्हें उत्तराखंड का दर्द है, वो शायद मेरी जगह वो भी होते तो वो भी यही काम करते जो हम लोगों ने लगातार मुद्दे उठाए हैं, तो वो भी यही काम करते। अंकित विश लिखते हैं पत्रकार महोदय यहाँ प्रियंका जैसी बहन और प्रधान जैसे लोगों को मार के निपटा दिया गया है, इन लोगों द्वारा पूरा गैंग है इसके पीछे। नंदू भाई लिखते हैं कि ये मुहिम बंद नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। निकी कर्नाटक लिखते हैं कि फांसी होनी चाहिए, पटवारी को भी गिरफ्तार करो। तो दोस्तों ये तमाम सवाल थे जो हालांकि हम लोग मिलकर नहीं बचा पाए अपनी अंकिता बहन को, जो पूरे उत्तराखंड आज उसके लिए आंखों में आंसू है, और पूरे उत्तराखंड को एक संदेश भी देके गई है अंकिता बहन कि हम सब लोग अगर अभी एक नहीं हुए, हमारे मुद्दे अगर एक नहीं हुए और हमने सही सरकार नहीं चुनी, सिस्टम को सही नहीं किया, तो ना जाने और कितनी अंकिता और आगे इस प्रकार से शिकार होती जाएंगी। तो एक संदेश भी अंकिता ने हम लोगों के लिए छोड़ के दिया है, और जो सवाल अंकिता अपने पीछे छोड़ के गई है उस सवाल को हम लोग उठाएंगे, और लगातार जब इन सवालों के पीछे हम लोग हकीकत ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि तब जाके शायद हो सकता है कि अंकिता की आत्मा को शांति मिल पाए। तो आप सब लोग भी लगातार जुड़े रहिए, और धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सब लोग लगातार जब हम लोग लाइव आते हैं तो पोस्ट को शेयर करते हैं, उसको समझते हैं, और जो वास्तव में मुद्दे उठाते हैं उसे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग मुद्दे उठाते रहेंगे, और अंकिता जैसी बहन जिसका शिकार हो गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज से ऐसी घटनाएं शायद उत्तराखंड में कभी ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रवचन डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।